आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। माता पिता इष्ट देव गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को पुनः प्रणाम। कल हमने कुछ टास्क दिया था, एक की नोट्स बनाएंगे। याद है क्या हमने वर्क दिया था? मैम जो कल आपने सब क्लास में बोला था वही नोट्स बनाने के लिए, तो वो बना लिए मैम। कल हमने सिस्टम कहाँ तक कवर किए थे? लिम्फेटिक सिस्टम मैम। लिम्फेटिक सिस्टम तक कवर किया था। लिम्फेटिक सिस्टम में किसके बारे में बताया था हमने? क्या डिस्कस किया था लिम्फेटिक सिस्टम? इम्यून सिस्टम है ये, और ये आरबीसी वो ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ऐसे कुछ था। ऐसे कुछ नहीं था। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, उनके बारे में बात कीजिए। ब्लड सेल मतलब भी 4 टाइप्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मा ठीक है, और जो प्लेटलेट्स है हमारे, वो किसके लिए? हमारे खून को ठीक करने के लिए। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन सब का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। और इनकी डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन में। स्प्लीन एक को बोला जाता है ब्लड बैंक भी बोला जाता है स्प्लीन को, और स्प्लीन का दूसरा नाम है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। मैम इसका स्पेलिंग बोलेंगे? GRA। नहीं, दो साइड का नहीं, जो आप ऐसे बोल रहे हैं। स्प्लीन? हाँ, SPLEEN। SPELEEN। अच्छा। प्लीहा। और योग में जब पढ़ेंगे, ये आयुर्वेद में वहां लिखा होता है तिल्ली। ठीक, प्लीहा, तिल्ली, ये इसके हिंदी में नाम है। आयुर्वेद का नाम में तिल्ली है, हिंदी में प्लीहा है, इन इंग्लिश स्प्लीन। रिपोर्ट्स में देखेंगे तो स्प्लीन लिखा है। इसका फंक्शन रिपीट कीजिए प्लीज। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक। फर्स्ट है ब्लड बैंक, सेकंड है ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान।
इसका मीन्स क्या हुआ कि यदि हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर ठीक है, मतलब हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग में फंक्शन कर रही है, तो स्प्लीन हमारा हेल्दी दिखाई, ठीक है। और यदि हमारे ब्लड सेल ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, और सॉरी, जब भी किसी ब्लड सेल की डेथ होगी तो कहाँ होगी आकर, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। डेथ कहाँ होगी, स्प्लीन के अंदर, और ब्लड बैंक भी है। ब्लड बैंक इसलिए क्योंकि ब्लड का जो एनर्जी सोर्स है वो कहाँ दिखाई देता है, स्प्लीन में। अब देखो इसको एक कॉमन शब्दों में समझ लेते हैं। स्प्लीन हमारा वो ऑर्गन है जो स्टे कहाँ करता है, सिचुएटेड कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का। सिचुएटेड कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक के पास। कभी किसी के पास डायग्राम हो तो आप देख सकते हैं, स्टमक के पास हो इसलिए। तो जब किसी का एनर्जी लेवल चेक किया जाता है, आप लोगों में से शायद सुना तो जरूर होगा कि कुछ हमारी ऑप्शनल थेरेपीज है, जस्ट लाइक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्राणिक हीलिंग, रेकी, कलर थेरेपी, ठीक है, सुना तो पक्का होगा। इन सब में यदि हमारा कोई चेक करता है पाम पोर्शन या फेस से या हमारे किसी बॉडी के ऑर्गन से, तो किसको चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लीन को चेक, क्योंकि स्प्लीन की एनर्जी डाउन है, इसका मतलब आप वीक फील कर, ठीक है। तो डायरेक्ट जो ब्लड बैंक है, क्योंकि हमारे सभी को पता है ना, यदि आपका हीमोग्लोबिन 12 to 14 पॉइंट्स होगा तो आपको किसी भी तरह का ना फिजिकल स्ट्रेस होगा, ना मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल कोई स्ट्रेस नहीं। ये कंफर्म है ये बात की नहीं हो तो कंफर्म कर ले। यदि आपका 12 to 14 पॉइंट्स आपका हीमोग्लोबिन है तो किसी भी तरह का, जो WHO की रिपोर्ट्स है, 4 टाइप्स ऑफ जो हमारे फिजिकल हेल्थ के नॉर्म्स, हेल्थ के नॉर्म्स हैं, उनमें से किसी में भी स्ट्रेस नहीं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना होता है, यदि फिजिकली हम ध्यान दें तो अपनी डाइट पर, और डाइट भी ऐसी हो जो हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन। अब दूसरा क्या है कि कई बार डाइट से हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं होता है, तो योग में देखते हैं, तो योग में कौन सी प्रोसेस है जो हमारे हीमोग्लोबिन को विद इन 40 डेज में आइडियल हीमोग्लोबिन में रिकवर कर दे, वो है चेन सिस्टम में 20 मिनट्स अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। यदि चेन सिस्टम का मीन्स होता है विदाउट एनी ब्रेक, यदि आप परफॉर्म करते हैं 40 डेज, तो आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक आइडियल हीमोग्लोबिन में कनेक्ट हो जाए। तो योग ऐसे काम करता है। कई बार हमें लगता है ना कि योग सपोर्ट कैसे करता है, तो योग में कुछ ऐसे टेक्निकल प्रोसेस हैं जिनको यदि हम प्रॉपर वे में परफॉर्म, अभी क्या करते हो आप सब लोग, 2 मिनट एक प्राणायाम, 3 मिनट दूसरा प्राणायाम, 5 मिनट दूसरा प्राणायाम। ये तो वही हो गया कि अगर हमें डिग करना हो कहीं वाटर के लिए, खुदाई करनी है, तो क्या करना है, 10 जगह करना है, पानी कैसे मिलेगा। तो ये क्या है, जो चेन सिस्टम में नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, सब प्रॉपर वे में ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही ओपन होंगे तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, जिसके कारण हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर वे में मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की अभी लिम्फेटिक सिस्टम, और जिसका जितना अच्छा हीमोग्लोबिन WBC के साथ कनेक्ट हो रहा है उतना ही वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पहले तो कोई डिजीज आपको होगी नहीं, बाई चांस हो भी गई तो बहुत जल्दी आप कोप अप कर जाएंगे। आपने देखा था कोविड-19 में बहुत सारे लोग जो सेवा कर रहे थे उनको भी कोविड-19 का अटैक नहीं आया, ठीक है। लोगों के बीच में थे 3 से 4 महीने, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो WBC वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो फर्स्ट हमारा ऑर्गन है वो है हार्ट, हृदय। सेकेंड ब्लड, थर्ड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज जो हमारी धमनियां हैं,
या उनको बोले नस है, और वेन्स नाड़ियां हैं, उनसे भी सूक्ष्म हिस्सा कैपिलरीज होता है, केशिकाएं जो बाल से भी पतली है, हेयर से भी पतली है। इन्हीं से होकर पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, और हार्ट का फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाइड करना, और हार्ट का फंक्शन है प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। ये हार्ट का फंक्शन है। हार्ट में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है, एंजाइना का पेन होता है, ब्लॉकेजेस आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, ये सब किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से। और हाई बीपी और लो बीपी भी इसी से कनेक्ट होता है। जब ब्लड प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, हाई बीपी। ठीक, ब्लड बहुत ठंडा हो रहा है तो क्या होगा, लो बीपी। ठीक है, यदि ब्लड में गर्माहट कम हो रही है तो लो बीपी। आप देखते हैं कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल, बाइल जूस, पेनक्रियास से जो हमारा इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, ये सभी के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, लिवर। यदि आपका लिवर हेल्दी है, ना तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, ना बाइल की जो हमारे पित्त की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी, जो बाइल जूस एक्सेस सिक्रेट हो जाता है, और जो हमारा इंसुलिन कम या ज्यादा या बिल्कुल नहीं बनता। ये तीनों प्रॉब्लम्स। लिवर क्या है, हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन है। लिवर क्या है, हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है। तो हमें ध्यान रखना है कि जितना हमारा ये ब्रेन काम कर रहा है उतना ही हमें लिवर का ध्यान रखना है। इसीलिए शायद लास्ट साइकोलॉजी वाले हैं तो हम नहीं कह सकते, हमने आपसे ये डिस्कस किया होगा, हमारी पूरी बॉडी में एक कनेक्टिविटी है जिसे बोलते हैं गट टू ब्रेन कनेक्शन, GUT, गट टू ब्रेन कनेक्शन। यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक रिसर्चेज इसी पर भरी हुई है। ठीक है, सबसे अधिक काम हुआ है रिसर्च के फील्ड में तो गट टू ब्रेन कनेक्शन में हुआ है, क्योंकि जैसा आपका गट होगा, मतलब पाचन तंत्र की बड़ी काम करेगी, वैसे ही आपका ब्रेन। किसी का ब्रेन चेक करना हो तो किसे चेक कर ले, किसी के पाचन तंत्र। यदि वो ठीक है तो ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, वो ठीक नहीं है तो आप कितने भी अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, बट आप अपनी इंटेलिजेंसी का कभी भी प्रॉपर यूज नहीं करते। ठीक, तो ये क्या है, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट क्या कर रहे हैं, गट टू ब्रेन कनेक्शन मीन्स लिवर जैसे जूसेस, लिवर में सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, तो लिवर में से जो बाइल जूस निकल रहा है, उसका जो सिक्रेशन हो रहा है, वो हमें बड़ी आंत में हेल्प कर रहा है इसके भोजन को डाइजेस्ट करने में। और बड़ी आंत में यदि लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन बहुत देर तक रुक जाए या उसमें सड़ जाए तो क्या होगा, वैसे ही हमारा ब्रेन काम करेगा उसी के। इसीलिए यदि हमें अपने जीवन को ठीक रखना है तो किस पर ध्यान देना है, अपनी डाइट। और डाइट भी ऐसी हो जिससे हम डेली फील कर पाए कि हमारा पेट साफ है। अभी तो बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि हमारा पेट साफ भी होता है कि नहीं होता है। कितने लोग जानते हैं यहाँ पे, हैंड रेस करो, ऑनेस्टी से बोलना, झूठ नहीं बोलना, नहीं फिर हम आपको अलग से फोन कर लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो सब ध्यान रखें। यदि मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होने जाते हैं 1 से 2 मिनट में आपका पेट साफ हो जाता है और प्रॉपर वे में, ठीक है, तो समझना आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं होता है तो समझना कुछ गड़बड़ है। तो पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर्स को शामिल करना। जो रेशेदार फूड है उसे रखना, फ्रूट्स को और रेशेदार फूड को यदि वो शामिल करते हैं तो आप समझना आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। क्योंकि जब कोई आप खुरदरा भोजन ग्रहण करते हैं तो वो बड़ी आंत में चिपकता नहीं है, और जितना हम लोग एसिडिक भोजन करते हैं जस्ट लाइक ए जंक फूड, ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चिपक जाते हैं जाकर बड़ी आंत, और जितना जितना वो चिपकते जाएंगे उतना उतना आपका ब्रेन वीक होता है। इसलिए सबसे अधिक कहाँ ध्यान रखना है, हम लोग बात कर रहे थे स्प्लीन की। स्प्लीन के बाद हमने बात की थी हार्ट की, हार्ट में जो ब्लॉकेज आते हैं
या हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? लिवर जिम्मेदार। ये हम लोगों की बात चल रही है, और लिवर पर ही डिपेंड करता है हमारे पाचन तंत्र का। तो अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हार्ट। एक तो काम हमने फंक्शन देखा, हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस कारण हो सकती है। दूसरा, यदि हार्ट को हमें ठीक रखना है तो हमें फूड में से क्या क्या हटाना है? चीनी, सादा नमक, चीनी, सादा नमक, रिफाइंड और मैदा। ये 4 चीजों की यदि आप भोजन से हटाएंगे अपने, तो आप कह सकते हैं कि हम अपने पाचन तंत्र को ठीक रख सकते हैं। इन्हें लेना हो तो बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो चीनी की जगह क्या यूज करें? मिश्री यूज कर लें, गुड़ यूज कर लें, जैगरी यूज। मैम गुड़ भी होगा? बोला हमने, गुड़ जैगरी बोला अभी जस्ट हम बोल रहे, ठीक है, उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, रिफाइंड ऑयल है, इनकी जगह फिर आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर ले तो अच्छा, ठीक है। कम से कम ऐसा तो यूज करें जिसमें थोड़ी सी सियोटी आती हो। उसके बाद नमक जो सिंपल यूज करते हैं, उसकी जगह जो एक व्रत में यूज किया जाता है, ठीक है, लगभग सब लोग जानते होंगे, व्रत में एक पिंक सेंधा नमक, सेंधा नमक बोलते हैं, ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं। वो डेली यूज करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को नहीं होने देगा। उसके बाद जो मैदा है, मैदे से बने सामान कभी रेयर में यूज करें, स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए, ठीक है। मान लो बाई चांस लगता है तो स्वाद के लिए थोड़ा सा ले ले, बाकी ऐसा ना ले कि उससे पूरा हमें फुल डाइट लेना है, वो मत। तो ये सभी चीजें आपको हेल्प करेंगी हार्ट को हेल्दी रखने। दूसरा, आपके हार्ट में से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है, हार्ट की जो ध्वनि है, साउंड है, उसे क्या बोलते हैं? लपटप। हार्ट का जो साउंड है उसे बोलते हैं लपटप। हार्ट किसके का शेप क्या है? बंद मुट्ठी। जो हमारी, हम लोग अपने हाथ की जो फिस्ट है, पाम को फोल्ड करते हैं, तो ये क्या है? फिंगर्स फोल्ड हो रही है, तो ये क्या है? हमारा हार्ट का शेप। हार्ट सिचुएटेड कहाँ पर है? दोनों लंग्स के बीच में, ठीक। थोड़ा सा झुका हुआ किधर है? लेफ्ट साइड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट को हेल्दी रखना हो तो हम लोग ने कुछ डाइट से रिलेटेड बात की। अब यदि और हेल्दी रखना हो तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सभी लोगों को क्षमा कर दें। यदि ये नहीं किया तो हार्ट को हेल्दी नहीं, ठीक। जिसका हार्ट हेल्दी नहीं है वो व्यक्ति कभी हेल्दी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी ताकत क्या है? हमारी भावनाएं, ठीक। और हमारी भावनाओं को ताकत हार्ट से मिलती है, और हार्ट में हमने क्या कर रखा है? बहुत सारे लोगों से शिकायत कर रखी है, और उनको क्षमा भी नहीं करेंगे। तो उनको क्षमा नहीं करोगे, उनका तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए माफ कर दो। और इतने बड़े कोई लोग नहीं है जिनको माफ नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा कुछ हमारा बिगड़ जाएगा। इतने महान लोग होते तो फिर ऐसा गलत काम ही क्यों करते वो लोग? तो इसलिए सबको क्षमा करो, अपना हार्ट ठीक रखो, ताकि जितने दिन जीवन मिला सही से जिएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने किससे रिलेटेड बात की? सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा, जो हमारा ब्लड है उसका पीएच लेवल होता है 7.4। यदि ब्लड आपका का पीएच लेवल जो है 7.4, इसका मीन्स होता है कि ब्लड आपका एसिडिक है या अल्कलाइन है। एसिडिक होगा तो ब्लड थिक हो जाएगा, अल्कलाइन होगा तो ब्लड आपका पतला रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। मैम पीएच लेवल कितना? 7.4, 7.4। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमने बेसिक जितनी भी चीजें थी वो हमने कवर की। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसके जो हमारे मेन ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मुख से। मुख से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले टीथ फर्स्ट, फिर टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, विंड पाइप,
जिसे हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। यहाँ से भोजन नीचे जाएगा स्टमक में, आमाशय में। फिर स्टमक से भोजन कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? रेक्टम में। रेक्टम के बाद लास्ट जो पार्ट है वो एनस है, जहां से हम स्टूल पास करते हैं। अब इसमें हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाटिक जूस ये सब काम कर रहे हैं भोजन को पचाने में। लिवर से बाइल जूस निकल रहा है जो कि गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और गॉल ब्लैडर में जो जूस कलेक्ट हुआ है, बाइल जूस, वो जितना जरूरत है उतनी मात्रा में सिक्रेट होता है भोजन को पचाने में। ऐसे ही हमारे जो भोजन में पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है वो भी भोजन को पचाने में सपोर्ट करता है। तो अब एक बार इनके यदि ऑर्गन लिखने हो, ये तो हमने एक कनेक्टिविटी बोली थी, अब ऑर्गन लिखने हो तो ऊपर से तो सेम जाएगा, नीचे देख लेते हैं। फर्स्ट अगेन मुख, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, विंड पाइप, इसोफेगस आहार नाल इन हिंदी, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये आपके ऑर्गन है डाइजेस्टिव मैम सिस्टम। एक बार हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में चलो बोलो, ठीक। मुख तो हमने हिंदी में बोला था, मौत की जगह मुख ही बोला था, ठीक। दूसरा दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, फिर इसोफेगस आहार नाल, स्टमक आमाशय, लिवर यकृत, पेनक्रियास का हिंदी है नहीं कुछ भी, ठीक है, पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम मलाशय, एनस पार्ट गुदानार। ठीक है, सबकी हिंदी याद आ गई उनको बाई चांस। चलिए, तो अब हो गया सब कुछ, थोड़ा सा समझ आए कि इसके कौन क्या क्या हमारे और कौन कौन से ऑर्गन है और वो कैसे काम कर रहे हैं। अभी किसी का फंक्शन ना समझ में आया तो एक बार पूछ लो कोई ऐसा। हाँ, एक बार हम फंक्शन बताते हैं, उसको सभी लोग समझ कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। यदि हमें अपने पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रांग करना है तो जो पहला स्टेप है वही काम करना है। फर्स्ट स्टेप में वो क्या है? जब हम भोजन लेते हैं तो उसे च्यूइंग जो करते हैं, चबाते हैं, उसको वहां पर बहुत अच्छे से करना है। हम लोगों के कितने टीथ हैं? नंबर्स ऑफ टीथ 32। ठीक, तो वो ऐसा कहा जाता है कि 32 टाइम्स यदि हम च्यूइंग करते हैं तो भोजन पूरी तरीके से पेस्ट बन जाएगा, और जो भोजन पेस्ट बन जाएगा उससे पाचन तंत्र को पचाने में सहायता सपोर्ट मिलता है। तो जो हम भोजन ले रहे हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने कहा लिया? दांत से। फिर जितना हमने पेस्ट बना दिया, जो भी बाइट लिए उसका पेस्ट बना दिया, तो सलाइवरी ग्लैंड्स ये क्या करेंगी? उसे आसानी से लिक्विड करके आहार नाल जो है उससे नीचे ले जाएंगे, तो आराम से भोजन कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में, आमाशय में। यहाँ पर भोजन हमारा 5 से 6 घंटे रहता है। और यहाँ स्टमक में क्या प्रोसेसिंग होती है? सपोज हम जब भोजन लेते हैं तो वहां पर हमने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, सभी चीजें एक साथ ली, तो स्टमक में जो भोजन आया है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सबको अलग कर लिया है। ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है? स्टमक में, आमाशय में। इसके बाद भोजन 5 से 6 घंटे स्टमक में रहा है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ कई जूसेस वगैरह भी होते हैं, वो बहुत डीप स्टडी हो जाएगी, बस सिंपल अभी हम केवल आपको डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यहाँ पर भोजन के से जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? छोटी आंत में।
पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद भोजन को कहाँ भेज दिया जाएगा, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वाटर का, विटामिन का और मिनरल्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ है, छोटी आंत। होता सभी का है, लेकिन ये तीन जो चीजें वो बच जाती हैं, जिनके न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं ले पाती। तो इसके न्यूट्रिएंट्स को कौन ले रहा है, बड़ी आंत, इस लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर, मिनरल्स और विटामिन। फिर यहाँ से भोजन के सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। अब भोजन को कहाँ भेज दिया जाएगा, रेक्टम, मलाशय। जो रेक्टम में भोजन जा रहा है, मलाशय में, अब वहां से 6 से 7 घंटे के बाद जब हमारे नेचुरल रिंग आएगी, ब्रेन से एक सिग्नल आएगा कि अब हमें अपने रेक्टम को खाली करना है। तो वो हमारा जिसका जो टाइम होता है सुबह उठने का, जैसा जिसका जो रूटीन है, वो उसी के अनुसार फ्रेश होगा और फिर हमारा पेट साफ हो जाएगा। अब हमने जैसा भोजन लिया होगा, जैसी नींद ली होगी, उसी पर डिपेंड करेगा आपका पाचन तंत्र। कई बार हम लोग अच्छी डाइट ले लेते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उस दिन भी आपका पेट साफ नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे। महसूस भी किया होगा आपने कि जब भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप बहुत बाई शॉर्ट नींद ली है या किसी कारण से प्रॉपर नींद नहीं ले पाए हैं, तो उस दिन आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक से साफ नहीं, मतलब पाचन तंत्र की जो सफाई होनी चाहिए सही तरीके से वो नहीं होगी। तो इसलिए भोजन को के संबंध में सही डाइट लें और सही नींद लें, दोनों चीजें जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तब आप कह सकते हैं कि आपका भोजन डाइजेस्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कौन सा सिस्टम है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम लोग रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम भी बोल रहे हैं। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, रीनल सिस्टम है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन कौन कौन से, मूत्राशय, किडनी, यूरेटर्स, यूरेद्रा और यूरिन। ठीक है, किडनी क्या है, 2 है हमारी, किडनी हमारी 2 है, नंबर्स ऑफ किडनी 2 है। फिर उसी से हमारी 2 नलियां हैं, जो 2 पाइप लगे हुए हैं दोनों साइड किडनी से, जिससे हम यूरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जहां से ब्लड को फिल्टर करने के बाद वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू यूरेटर से नीचे आ रहा है। फिर नीचे आपका यूरेद्रा है, मूत्राशय जिसे बोलते हैं, वहां पर यूरिन कलेक्ट होता है। जब यूरिन प्रॉपर मात्रा में कलेक्ट हो जाता है, जितनी हमारे एक बार फिल्टर होने के बाद कलेक्शन हुआ है, तब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है यूरेद्रा को खाली करो, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर को खाली करो। फिर यूरेद्रा के थ्रू हम यूरिन पास करें। तो ये क्या है, ये पूरा सिस्टम था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यदि आपने यूरिन को, जिस समय आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है यूरिन को पास आउट करने के लिए, आपने पास आउट नहीं किया, तो धीरे धीरे ये स्टोन बनना शुरू हो जाए। स्टोन क्यों बनते हैं किडनी में, जब हम समय पर सही सिग्नल आने पर यूरिन पास आउट नहीं करते, वो एक कारण है स्टोन बनने का। दूसरा, हमारी डाइट भी है स्टोन बनने का एक कारण, डाइट सही नहीं लेते तभी ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा, जब हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं तो किडनी एक्टिवेट नहीं होती है। चौथे नंबर पे है, यदि हम पानी प्रॉपर मात्रा में वाटर इनटेक नहीं करते, ये भी किडनी के प्रॉब्लम होने के कारण है, किडनी में समस्या उत्पन्न करने का कारण। तो ये सभी चीजें हमने किससे संबंधित देखी, किडनी से संबंधित। दूसरा, जो किडनी है, यदि हमें किडनी को हेल्दी रखना है तो क्या करना होगा, किडनी को हेल्दी रखना है तो हमें जो पिलो सिर के नीचे तकिया लगाते हैं वो कहाँ लगाना है, पैर के नीचे। यदि हम पैरों को 30 डिग्री एंगल पर रखेंगे और सोएंगे तो आपको किडनी की समस्या नहीं है।
और जिनको होती भी है उनकी भी ठीक हो जाए। पैरों को 30 डिग्री ऊंचाई पर रखना और सिर को नॉर्मल रखना। और दूसरा किडनी से संबंधित है हमारा, एक तो ये रखना है, पैरों को ठीक रखना है। जब भी भोजन करते हैं और योग आसन करते हैं, भोजन करते हैं और योग आसन करते हैं, उसके बाद यूरिन जरूर पास करना। भोजन करने के बाद और योगासन करने के बाद यदि आप यूरिन पास आउट नहीं कर रहे हैं तो भी स्टोन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन बताएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे? बोलेंगे नीतू? मैम यूट्रस। मैम इन फीमेल्स ओवरीज। फीमेल से जो फीमेल के जो ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? वजाइना, एंडोमेट्रियम वॉल्व, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स, ये किसके पार्ट है? फीमेल के ऑर्गन। और इसमें हार्मोन्स का चलिए अभी अलग डिस्कस करेंगे। फिर मेल का कौन कौन से? टेस्टिस, मेल में टेस्टिस, पेनिस, ठीक है। और इसमें एक और है जो हमारे टेस्टिस से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये ध्यान रखेंगे सिस्टम एक है लेकिन ऑर्गन अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो अभी हम लोग ने टोटल सिस्टम देखे, नंबर ऑफ सिस्टम 11 है। इन सभी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कैसे हम इन्हें हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में डिस्कस किया। फीमेल की प्रॉब्लम सभी को पता, ओवरीज में सिस्ट होना, फेलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना, एंडोमेट्रियम वॉल्व का थिक होना, ठीक है, सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना या एक्सपेंड हो जाना, ये सर्विक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। वजाइना में इन्फेक्शन हो जाना, यही हमारे मेल की भी प्रॉब्लम हो जाएंगी टेस्टिस से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कितने लोगों को अभी भी 11 सिस्टम लर्न है और जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने ऑर्गन वो समझ में आया। ठीक है, एक लिट्टू का हाथ उठा है, इसका मतलब लिट्टू को छोड़कर किसी को समझ नहीं आया। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छा। अब देखते हैं हम लोग हमारे हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं वो किन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। हमारी ग्लैंड्स कितनी है टोटल? एक बार नाम लिखना चाहे तो नाम लिखिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग सुनिए। फर्स्ट ग्लैंड है हमारी हाइपोथैलेमस। कहाँ से हाँ, एक चीज ध्यान में रखेंगे, एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारा, वहां से हमारी सभी ग्लैंड्स कनेक्ट होती है। एंडोक्राइन सिस्टम से हमारे सभी ग्लैंड्स कनेक्ट। फर्स्ट ग्लैंड हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स निकलते हैं कॉरिकोट्रोपिन, ट्राइकोट्रोपिन, कॉरिकोट्रोपिन, ट्राइकोट्रोपिन। नेक्स्ट है पिनियल ग्लैंड, हार्मोन है मेलाटोनिन। पिनियल ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है मेलाटोनिन। थर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग थर्ड आई बोलते हैं। इससे हमारे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो बेबी फीडिंग के समय नीड होती है, इसमें से कई हार्मोन्स हैं लेकिन हमें मेन बोले ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। इसके बाद थर्ड है थायराइड, फोर्थ है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन।
जिसे TSH3 TSH4 बोलते हैं, हाइपो और हाइपर। जब रिपोर्ट देखते हैं TSH3 TSH4 लिखा होता है, जो TS3 हाइपो 4 हाइपर के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिर एक पैराथायराइड हार्मोन, जो ठीक थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है, इनसे हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर पे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है थाइमोसिन। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास से सभी को पता है कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। इसके बाद नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल क्या है? इसको हेडलाइन में ऊपर कहीं लिख लीजिए जाकर। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड गोनैड ग्लैंड। गोनैड ग्लैंड क्या है? गोनैड ग्लैंड से मेल के हार्मोन अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे, क्योंकि सिस्टम एक है, ग्लैंड सेम होगी। देखिए हार्मोन्स अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर अलग। तो फीमेल के ओवरीज से हार्मोन निकल रहे हैं दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो मेल हैं उनके हार्मोन क्या है? टेस्टिस से, जो दो ट्यूब्स हैं, टेस्टिस से हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ये पूरा हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे। ये सब लोग पहले हैंड डाउन करेंगे, सभी हैंड्स डाउन करेंगे। ये जो हार्मोन है हमारे, जिनके भी मैंने बात की, यही हमारे चक्र। कितने लोग हैं जिन्हें चक्रास के नेम पता होंगे? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र, सहस्त्रार। मूलाधार कौन सा चक्र है? मूलाधार जो चक्र है वहां पे कौन सी ग्लैंड है? गोनैड ग्लैंड। स्वादिष्ठान में कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर है। एड्रिनल ग्लैंड। गोनैड ग्लैंड कहां से निकली? सिस्टम कौन सा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गोनैड ग्लैंड है और मूलाधार चक्र। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है और किडनी ऑर्गन है। किडनी से कौन सी किडनी जो ऑर्गन है हमारा, उसमें ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल। कौन सा चक्र है यहाँ पर? स्वादिष्ठान चक्र। ग्लैंड कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक। मूलाधार में कौन सी ग्लैंड थी? गोनैड ग्लैंड। स्वादिष्ठान चक्र में एड्रिनल ग्लैंड। फिर मणिपुर चक्र में कौन सी ग्लैंड होगी हमारी? पेनक्रियास। पाचन तंत्र है ना मणिपुर चक्र, तो ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियास। वहां अनाहत चक्र में थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो कनेक्ट है वो लिम्फेटिक सिस्टम से, लेकिन आपको सभी को पता होना चाहिए जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, तीनों एक ही जगह पर है। ठीक है, दोनों साइड लंग्स है, बीच में हार्ट है और हार्ट का संबंध हमारे ब्लड से। ठीक है, तो तीनों एक ही जगह कनेक्ट होते हैं। तो जो हमारा अनाहत चक्र है वहां पे कौन सी ग्लैंड है? लिम्फेटिक, वो सॉरी थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की ग्लैंड है और ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। मतलब सिस्टम भी ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो कि किस सिस्टम में कौन सी ग्लैंड कनेक्ट होती है। उसके बाद विशुद्धि चक्र, कौन सी ग्लैंड होगी हमारी? थायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं।
उसके बाद आज्ञा चक्र। कौन सी ग्लैंड है आज्ञा चक्र पे? पिट्यूटरी। उसके बाद है हमारी पिनियल ग्लैंड, और नेक्स्ट पिनियल ग्लैंड के बाद हाइपोथैलेमस। ठीक, पिनियल ग्लैंड से ऊपर हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो किससे कनेक्ट हो रही है? हमारी सहस्त्रार। इसलिए यदि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो योग में हमें क्या सीखना है कि अपने हाइपोथैलेमस को कैसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी सूचनाओं का केंद्र। यदि हाइपोथैलेमस से सही मैसेज हम लेंगे तो जितने भी हमारे नीचे के ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर वे में बढ़ेंगे। और हाइपोथैलेमस को योग में जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो किसके लिए करते हैं? हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करने के। सभी प्रैक्टिसेस किसके लिए करते हैं? हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करने के। और हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करना हो तो हम डेली रूटीन में क्या ध्यान रखेंगे? फर्स्ट, भोजन करते समय। सेकंड, पानी पीते समय। थर्ड, सोने के समय, सोने से पहले। और फोर्थ, जगने से पहले। सोने से पहले और जगने से पहले कह सकते हैं, या ये कहेंगे जगने के जस्ट बाद, नहीं तो जगने से पहले का सेंस गलत समझ लेंगे आप, सपने में पहुंच जाएंगे। ठीक, जगने के जस्ट बाद यदि ये 4 टाइम्स हम नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाते तो आपका हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जिसका हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग होगा वो व्यक्ति टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन को भी टैकल करना। तो हमें क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, वो चीजें हमने बताई। तो योग में हम किसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन लेंगे। मैम, अनाहत चक्र में कौन सा सिस्टम बोलो? लिम्फोटिक, लिम्फेटिक सिस्टम है और ग्लैंड है थाइमस। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में मणिपुर चक्र है कहाँ पर, वो बताओ। पैंक्रियास, पैंक्रियास। मणिपुर चक्र आप किस शरीर में कहाँ पर है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ग्लैंड थी, पैंक्रियास थी। ठीक है, बोलेंगे, हैंड रेज है। चलो मैम, वो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन है लीवर से बाइल जूस निकलता है और वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। ठीक है, और वो भोजन पचाने के काम आता है बाइल जूस। यदि एक्सेस मात्रा में बाइल जूस सिक्रेट होगा तो आपकी बॉडी में एसिड बनना शुरू हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? जिनका भी हो एक क्वेश्चन अभी और ले लेंगे, शांति पाठ करेंगे। मैम, ये गॉल ब्लैडर से जो ये पित्त कोश है ना, तो जब पित्त बड़ा होता है तो ज्यादा को डाइजेस्टिव जो क्रिएशन होता है, इसीलिए। आपको समझ नहीं पाया, फिर बोलिए। जो आप बोले ना, ब्लैडर से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, ठीक है? तो जब पित्त बढ़ता है, हमने ये नहीं बोला है, हमने बोला था लीवर से बाइल जूस निकलता है और बाइल जूस गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है जो भोजन पचाने में सपोर्ट करता है। यदि बाइल जूस अधिक निकलेगा तो एसिड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये बोला। चलिए, आप सभी शांति पाठ करेंगे और एक ब्रीफ नोट बना लेना, तो मेरे समझ से आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा इजी लगेगा। चलिए, शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु. Now rub your palm. Touch your eye. Then open your eyes. सभी को प्रणाम. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि मैम.